बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज के वीलॉग में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, जो समाजी मंजरनामा है और जो पाकिस्तान के हालात हैं, वो पिछले 1.5 साल से इस कदर दिगरगूं सूरत हाल में है कि आपको रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जो शायद हमारे कान सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, आँखें देखने के लिए तैयार नहीं हैं और ज़ुबान उनके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल में दहशत गर्दी में एक दफ़ा फिर से इजाफ़ा देखने में आया है और पिछले माह जो है वो 10 साल में सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी जो है वो पिछले माह में देखी गई। लिहाजा हम बेहतर होने की बजाय मज़ीद पस्तियों में जाते जा रहे हैं, जबकि अगर हम अपने हमसाया ममालिक पर गौर करें तो सब के सब जो है वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। इंडिया जो है वो साइंसी और समाजी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, वो दुनिया की 5वीं बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा है। अफ़गानिस्तान जो पिछले 40 साल से ज़ेर आताब था और बड़े बुरे हालात में था, अब उसने अमेरिका को पाकिस्तान अपने अफ़गानिस्तान से भगा दिया है और वो अपनी हुकूमत कायम करने में अफ़गानी जो है वो कामयाब हो चुके हैं। इसी तरह से ईरान की सूरत हाल भी आपके सामने है कि वो रोज़ बरोज़ पहले से बेहतर हो रहा है। चाइना तो आपको पता है कि एक सुपर पावर है ही। हम लोग इस कदर बुरी सूरत हाल में हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो है वो एक दफ़ा फिर से बढ़ गई है, तो वह फिर से उसमें इजाफा हो गया है। और इस दफ़ा जो हमारे फैक्टर्स हैं वो बड़े अजीब व गरीब किस्म की हैं। मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस जो हुआ करता था, बहुत कम पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि इस जुलूस पर हमले हुए हों, क्योंकि ये किसी भी किस्म का मजहबी इसके साथ अटैचमेंट किससे ज़्यादा इसके साथ रूहानी अटैचमेंट समझी जाती थी। ये मसल की अटैचमेंट नहीं थी, इसके साथ एक रूहानी अटैचमेंट समझी जाती थी और लोग इस दिन का नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से एहतराम करते थे। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान के करीबी ममालिक में जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो ज़्यादातर इस्लामी तंजीमें हैं और इस्लाम के नाम पर खुदा न खास्ता दहशतगर्दी करती हैं। तो लिहाजा ये जो मिलादुल नबी के जुलूस हुआ करते थे इनको तो बड़ा मोतबर समझा जाता था। अब हुआ ये कि TLP के जुलूस पर मस्तोंग में जो कल हमला हुआ और उसके बाद अब तक की तादाद जो है वो 55 हो चुकी है हलाकतों की। लिहाजा हम बैड से वर्स्ट होते जा रहे हैं। और ये क्यों है? हमने अपनी नर्सरियों में कुछ ऐसी चीज़ें तैयार की हैं, कुछ ऐसी पार्टियां तैयार की हैं जो कि इंतशार पसंद भी हैं, इंतशार अंगेज़ भी हैं और इंतशार आमेज़ भी हैं। लिहाजा उन्हीं के समरात हैं, वही फल हैं जो हमने खुद बीज बोए हैं और अब वो हम काटते फिर रहे हैं। लिहाजा जो अब दहशत गर्दी में इजाफा है, क्या पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल की तरफ बढ़ सकता है? इस सूरत हाल में आपको शायद याद ना हो, मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि अनवारुल हक काकड़ साहब जब निगरान वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की बढ़ती हुई सूरत हाल है वो पाकिस्तान के इलेक्शंस पर असरअंदाज नहीं होगी। अगर ऐसा ही रहे तो बात बड़ी अच्छी है, बड़ी दुरुस्त है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जितना भी बहरान है, वो चाहे मुआशी है, वो चाहे समाजी है, वो चाहे सिक्योरिटी का है, वो चाहे दिफा का है, वो चाहे दाखिला का है, वो चाहे खारजा का है, ये तमाम के तमाम जो मसाइल हैं ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम से जुड़े हुए हैं। जब तक पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद था, एक सियासी पार्टी की मेजॉरिटी मौजूद थी, एक सियासी पार्टी के रहनुमाओं की हुकूमत मौजूद थी, तब तक पाकिस्तान के हालात काफ़ी हद तक बेहतर रहे। हम कोरोना में दुनिया के तीसरे बड़े मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आए, लेकिन जैसे ही हमने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना शुरू की, हमें टेस्ट ट्यूब्स बेबी बनाना शुरू किए, हमने नई जमातों को टेस्ट ट्यूब में तैयार करना शुरू किया, हमने और कई तजर्बात इस मासूम, भोली, लाचार, बेचार, ये तमाम तो इनकी अलकाबात हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि इनका कसूर है कि ये खामोश हैं। तो इस खामोश कौम पर जो आए दिन एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उसका नतीजा आपके सामने है कि कल ना सिर्फ मस्तोंग में बल्कि और दीगर 2 इलाकों में भी दहशतगर्द हमले हुए, खुदकुश हमले हुए। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो हैं ये लिंक कर रही हैं फिल वक्त पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम से। तो ये जो सूरत हाल है, अनवारुल हक काकड़ साहब ने कह दिया कि हम जो है वो दहशतगर्दी का बहाना नहीं बनाएंगे, ये एक अच्छी बात है जो उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए बयान दिया था। इसके साथ साथ वो ख़ुद तो मौजूद हैं, जनाब आली बरतानिया में मौजूद रहे, फिर उससे पहले वो अमेरिका गए हुए थे, तो वो अपने सैर सपाटे कर रहे हैं। फ़िलहाल जो निगरान वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने तो ये बयान दिया है कि पाकिस्तान के सबसे सस्ता तरीन ये विज़िट था, लेकिन ये सस्ताई का मसला नहीं है। आपके लीडर का, आपके रहनुमा का, आपके वज़ीर आज़म का मुश्किल के वक्त में आप में मौजूद होने का मसला है।
अब देखते हैं कि आकर अनवारुल हक काकड़ साहब क्या करते हैं। ये जो टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई गई थी ना, बड़ा जोर लगा के, बड़े जोर शोर से एक एक दाना जो है वो चुना गया था, एक एक मोती हीरा जो है वो इस ताज में सजाने के लिए कोई लंदन से इंपोर्ट किया गया, कोई पेरिस से इंपोर्ट किया गया, कोई न्यूयॉर्क से इंपोर्ट किया गया। तो ये जो ताज में नगीने जड़े गए थे मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट करके, कई ऐसे भी थे जो समंदर की गहराइयों से निकाले गए, बल्कि गुमनामी की गहराइयों से निकाल कर उन्हें निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला लगा दिया गया था। तो अब ये जो नगीने हैं, ये नगीने अपनी चमक खोते जा रहे हैं और इनसे निज़ाम संभलने नहीं पा रहा। अभी तक की जितनी भी काविशें हैं, अगर डॉलर नीचे आया है तो उसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब का है। उसकी बड़ी वजह यह है कि डंडे के ज़ोर पर जो स्मगलिंग थी डॉलर की वो रुकवाई गई है। अगर वो डंडा बरवक्त काम ना आता या पहले ही काम आ गया होता तो शायद हालात इस कदर बुरे ना होते जो अब हो रहे हैं। लिहाजा ये जो है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, तो इलेक्शन की सूरत हाल तो इस तरफ जा रही है। महंगाई की जहाँ तक बात करें, एक अच्छी खबर है जो हवा में है, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, प्रैक्टिकलाइज नहीं होगी, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वो खबर ये है कि 10 से 15 रुपये जो है वो पेट्रोल सस्ता हो रहा है। मसला ये है कि पेट्रोल तो सस्ता हो जाएगा, क्या पेट्रोल के सस्ते होने से अशियाए खोरोनोश और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें नीचे आएंगी? क्या किरायों में कमी होगी? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, एक मिलान है पाकिस्तान का, यही रहा है, कारोबारी तबके का हो या मज़दूरों का हो या जिसका भी हो, कि जब किसी चीज़ का रेट ऊपर चला जाता है, वो चाहे डेली वेजेस हैं, वो चाहे किसी प्रोडक्ट का रेट है, वो कभी नीचे आता हुआ हमने नहीं देखा है। लिहाजा इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये तब्दीली जो है ये शायद जो डायरेक्ट कंज्यूमर है, जिसने पेट्रोल ख़ुद अपनी गाड़ी में डलवाना है, उसको तो फ़ायदा होगा। किरायों में कमी का कोई इम्कान नहीं है, चीज़ों की कीमतों में कमी का कोई इम्कान नहीं है। बात करें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल खालिसतन जो तहरीक इंसाफ है, क्योंकि अब तो सब ग्रुप्स भी बन गए, अब तो बड़े बड़े लोग वो जो हवा के ज़ोर से हिल जाया करते थे वो अब बड़े डट कर, बड़े जोश व जज्बे से गुफ्तगू करते हैं। तो उनकी पार्टी भी PTI है, लेकिन हम असल खालिस PTI की बात कर रहे हैं। तो खालिस PTI के खालिस चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं उनको, और शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन साहब, उनको आज FIA ने साइफर केस में उनको कसूरवार करार देकर उनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत वो अब यह नोटिफिकेशन अदालत में जाएगा और अदालत इसके तहत जो है वो फाइनल फैसला जो है वो देगी। अब हुआ यही है कि जो आज़म खान साहब, इमरान खान साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने 161-164 का जो है वो वादा माफ़ गवाही का बयान रिकॉर्ड करवा दिया, जिसके बारे में इमरान खान साहब कह रहे थे कि आज़म खान बहुत अच्छा इंसान है और अगर जब तक वो मेरे सामने ये बात नहीं करेगा नहीं मानूंगा कि उसने ऐसा कोई बयान दिया। तो बज़ोर शमशीर कहा जा रहा है कि आज़म खान से ये बयान लिया गया बकौल इमरान खान। और इसी तरह का एक बयान था जो इसहाक डार साहब ने भी दिया था, उनके बारे में भी मियां नवाज शरीफ साहब ने यही कहा था कि उनसे जी बज़ोर शमशीर लिया गया है, प्रेशर बनाकर लिया गया है। तो लिहाजा ये बयानात बाजी ये मियां नवाज शरीफ को तो ले डूबी थी। अब इमरान खान की तरफ भी इसका रुख हो गया है कि इमरान खान के अपने ही साथियों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दी है। और उसके बाद अब जो असद मजीद ख़ान जो एम्बेसडर थे, जिनके साथ इस साइफ़र में गुफ्तगू की थी डोनाल्ड लू ने, वो भी इसके गवाहान में मौजूद है। तकरीबन 27 के करीब गवाहियाँ ली गई हैं जो मुख्तलिफ लोगों की थी। उनमें PTI के जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनकी भी थी, जो कैबिनेट मेंबर्स थे उनकी भी थी, जो चीफ सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी खारजा थे, सब की थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ की थी और हर महकमे के सेक्रेटरीज़ की थी जहाँ जहाँ भी इनका ताल्लुक था। तो वो अब ये हुआ है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं और इस तरह की साइफर केस जो है वो मज़ीद उनके ऊपर चल रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात और अहम बात यह है कि अटक जेल कहा जा रहा था जी, बड़ी ख़तरनाक जेल है जी, बड़ी सख्त जेल है जी, और इमरान खान साहब को बड़ी सख्ती में रखा जा रहा है। अब हुआ ये है कि वहाँ तो B क्लास मिल गई थी, अब यहाँ जहाँ आए हैं अडयाला जेल में तो वहाँ तो C से भी D में रखा गया खान साहब को, और बिल्कुल चहलकदमी की इजाज़त नहीं है, कहीं आ जा नहीं सकते। आज़ाद से मुरादी के जेल के अंदर भी घूमने की इजाज़त दी जाती है, वो इजाज़त भी नहीं है। इसी तरह से कई और चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब की क्या कहते हैं पंजाबी में कुट ली गई हैं। तो वो कुट ली गई हैं कि खान साहब के जो वकला हैं वो उनको A क्लास दिलवाने में नाकाम है, वो ना वहाँ पर दिलवा सके हैं ना यहाँ पर दिलवा सकें, तो वो भी बयानबाजी की हद तक है। और इतनी अकलमंदी दिखाई शेर अफजल खान मरवत ने कि उन्होंने अफनानुल्लाह खान को लाइव थप्पड़ मार दिया और बाद में जो दींगा मुश्ती हुई वो सबके सामने है। लेकिन आप ये भूल गए कि उनके ही फरमा रवाओं की हुकूमत है, अफनानुल्लाह खान ने अब आप पर केस कर दिया है। अब हो सकता है आप भी जेल की हवा खाएं और इमरान खान के जो केसेस जो आप लड़ रहे थे वो खुडे लाइन लगते हुए हमें नज़र आ रहे हैं।
लिहाजा आप लोग थोड़ा सा वाइजली सोचें। फ़ारूक हबीब साहब हैं, मैं समझता हूँ उनका अच्छा जेस्टर था, उन्होंने कहा कि मैं मतलब उनको ट्रैप किया गया, उन्होंने कहा कि जी आपसे मुज़ाकरात किए जाएंगे, आपको पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन फ़र्क साहब को भी ये सोचना चाहिए था कि अब कौन से हालात बाकी रह गए मुज़ाकरात के। अगर मुज़ाकरात होने होते, अगर मुज़ाकरात तो ये थे ना कि आप या कहते कि मैंने पीटीआई में ही रहना है फिर ही मुज़ाकरात होंगे, तो आप तो पीटीआई से जा नहीं रहे, तो आप पीटीआई में हैं, तो आप अगर पीटीआई में, तो पीटीआई में आपसे क्यों मुज़ाकरात किए जाएंगे? फिर पीटीआई के बादशाह से मुज़ाकरात होंगे इमरान खान से। तो अगर उससे मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे या मुस्बत उससे गुफ्तगू नहीं हो पा रही, तो आप कैसे समझ बैठे कि आपसे होगी? लिहाजा आपको भी अब मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इसी तरह उस्मान डार साहब को भी मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में शामिल किया गया है। और देखते हैं कि उनकी वालदा ने तो कल भी अपील की है 12 रबीउल अव्वल के दिन कि मेरे बेटे के बारे में मुझे बताया जाए वो कहाँ है और उस पर क्या केस जो है वो चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ मुराद सईद साहब और हम्माद अदल साहब बड़ी मैं कह सकता हूँ कि चालाकी से, बड़ी प्लानिंग से और बड़े अच्छे अंदाज से ये लोग जो हैं वो क्या कह सकते हैं कि रूपोश हुए हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लहलाई का, होके रूपोश न दिल तोड़ तमन्नाई का। तो वो रूपोशी जो है वो बड़ी वाइज है, ऐसी है कि पकड़ में नहीं आ रहे अभी तक। वैसे तो फ़ारूक हबीब साहब भी ऐसी जगह पर जाकर गवादर में छुपे थे कि पकड़े नहीं जा रहे थे, पकड़ा ही नहीं दे रहे थे। तो अब ये हुआ है कि हम्माद अज़हर और मुराद सईद साहब दोनों के जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। अब इश्तिहारी क्या होता है? अब इश्तिहारी ये होता है कि हर थाने में तस्वीर लगेगी जहाँ जहाँ ये केस चल रहा है कि मुराद सईद और हम्माद अज़हर और दीगर 9 पीटीआई के अरकान, उनकी तस्वीरें लगेंगी और जहाँ मिल जाएँ वहाँ उनको पकड़ के कोई भी शख्स ला कर दे सकता है। तो लिहाजा ये इश्तिहारी करार दे दिया गया है। लेकिन मैं उनको ये दाद दूंगा और उन्हें कहूँगा किसी मुज़ाकरात की उसमें ना आइए कि ट्रैप में अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो होंगे शौकत खानम के बेटे के साथ। आपसे किसी ने कोई, आपसे सिर्फ यही मुज़ाकरात हो सकते हैं कि आप पीटीआई छोड़ दें। तो अगर छोड़नी है तो उस मुज़ाकरात के लिए आप आएँ, दीगर किसी मुज़ाकरात के लिए आप मत आएँ। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी का एक छोटा सा, वो कहते हैं हल्की आंच पे बयानात होते हैं ना, तो ये हल्की आंच का बयान है, उसमें गिलानी साहब ने ये बयान दिया है। हुजूर कहते हैं कि जो ये नैब कवानीन जो दोबारा से बहाल हुए हैं, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने की हैं, तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। उसकी वजह यह है कि तमाम सियासतदानों के केसेस खुल गए हैं और इसी को लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाता है। किसी हद तक उनकी बात 25% से 40% मैं कह सकता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की गई है। लेकिन असल लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि तमाम रहनुमा बाहर हों, पार्टी लीडर्स बाहर हों और फिर इलेक्शन करवाया जाए और फिर जीत कर दिखाया जाए। अब एंड पर बात कर लेते हैं मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी की। मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी जो है वो आपको मैं कुछ खबरें और कुछ बातें जो है वो को रिलेट करना चाह रहा हूँ। नंबर 1 बात यह है कि जब पिछले साल मुझे याद है कि सलीम साफ़ी साहब ने इंटरव्यू किया था शहबाज शरीफ साहब का, उस वक्त तक तहरीक-ए-अदम एतमाद तो आ चुकी थी लेकिन यकीनी सूरत हाल नहीं थी। ना सिंध हाउस का वाक़या हुआ था, ना इमरान खान के कुछ साथी छोड़कर गए थे, ये पहले की बात है। तब सलीम साफ़ी साहब ने अपने ट्वीट में बताया था कि मैंने शहबाज शरीफ साहब का जो इंटरव्यू किया, उनसे तवीली मुलाकात की है। इंटरव्यू नहीं था, एक तवील मुलाकात थी, पर्सनल मुलाकात थी। तो उन्होंने ये बताया है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा हूँ और ये कन्फर्म्ड है और मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। और मैं मतलब उन्होंने वसूख से ये बात कहने की शहबाज शरीफ साहब ने की थी। उसके बाद ये हुआ कि दोबारा से ये हुआ कि जो नून लीग फैमिली है वो सारी की सारी जो है वो उम्रा करने की गर्ज से जो है वो चली गई सऊदी अरेबिया और वहाँ जाकर शुक्राने के नफल अदा किए गए। तमाम फैमिली वहाँ मौजूद थी, मियां नवाज शरीफ साहब भी आ गए थे और शुक्राने के नफल अदा किए गए थे, क्योंकि उनको ये ज़ाहिर सी बात है जहाँ से तस्दीक होती है वहाँ से तस्दीक करवा ली गई थी, जहाँ से मोहर लगती है वहाँ से मोहर लगवा ली गई थी। तो वो मोहर लगने के बाद वो शुक्राने के नवाफिल जो हैं वो उम्रा करने के बाद वहाँ पर अदा किए गए। अब ये हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है बड़े वसूख से कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ और बड़े वसूख से कह रहे हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन रहा हूँ। तो अब ये हुआ है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले सऊदी अरेबिया और हज्जाज मुक़द्दस में तशरीफ़ फरमा होंगे और वहाँ पर जो है वो उम्रा की अदायगी करेंगे और साथ ही साथ वो जो हैं वो वहाँ पर शुक्राने के नफल अदा करेंगे। ये शुक्राने के नफल खबर में ये बात नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली मेरी तरफ से ये खबर है कि वो शुक्राने के नफल भी वहाँ अदा करेंगे। और वो वहाँ अदा करने का मकसद यही है कि उनको अब मोहर लगा दी गई है, तस्दीक कर दी गई है कि मियाँ साहब आ जाओ और मियाँ साहब जिंदाबाद, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये नारा जिस गेट नंबर से लगता है उसी गेट नंबर से लग गया है, लिहाजा मियाँ साहब पर मोहर सब्त कर दी गई है।
बिलावल साहब, जरदारी साहब फिर एक दफ़ा से मुंह देखते हुए नज़र आ रहे हैं। इब्तदाई सूरत हाल यही है। मियाँ साहब को रोक दिया गया, मियाँ साहब को कहा गया कि मियाँ साहब किसी का एहतसाब नहीं करना, किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, थोड़े ठंडे रहें, हमने हुकूमत करनी। हुकूमत करने के बाद इंशाल्लाह जब दोबारा वापस आएंगे और जब दोबारा से हमने ऑपोजिशन करनी होगी या दोबारा से हमने जो है वो रोने वाला चेहरा दिखाना होगा आवाम को, तो फिर हम ये जो मज़ाहमती सियासत है ना, इसका सहारा लेंगे। अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी तो हमारे वैसे ही मामला बन गए हैं। तो मियाँ साहब ने भी खुशी का इज़हार किया और मियाँ साहब जो है वो पहुँचने वाले हैं। और अब देखते हैं कि मियाँ साहब कायदे इनकलाब बनकर 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो वो इनकलाब कहाँ तक पहुँचता है और कितना इम्प्लीमेंट होता है। आपसे दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद।